हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे और इस फिज़िक्स में आपको हम प्रकाश का एक क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। जो आपका क्वेश्चन है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करेंगे हम लोग। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र ये हमें ज्ञात करना है। तो आप इसे कह सकते हैं रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अवतल का हम बना चुके हैं वीडियो, अब हमें आज उत्तल का पढ़ना है। आज उत्तल देखिए, तो यहाँ पे जो उत्तल दर्पण तो है आपका, इस दर्पण में आपको क्या दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये है आपका इसके कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग सीखते हैं। सबसे पहली बात है आपका ये गोलीय उत्तल पृष्ठ। गोलीय उत्तल पृष्ठ किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसका तल उठा हुआ हो, ऐसा पृष्ठ जिसका तल धंसा हुआ हो। उठे हुए तल को उत्तल, दबे हुए धंसे हुए तल वाले को पृष्ठ को अवतल बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, जब उठे हुए तल पर यानी यदि उठे हुए, ये देखिए उठा हुआ तल है, यदि उठे हुए तल पर किरणें, प्रकाश की किरणें अथवा किसी वस्तु से आने वाली किरणें आपतित होती हैं यानी पड़ती हैं, तो उसे हम बोलते हैं उत्तल। लेकिन जब दबे हुए अर्थात धंसे हुए पृष्ठ पर प्रकाश की किरणें अथवा वस्तु की किरणें आपतित होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं अवतल। ठीक है, अवतल पृष्ठ या फिर अवतल दर्पण आप कह सकते हैं। तो ये आपका मान लेते हैं, ये है आपका एस और ये पी है और एस डैश, ये आपका उत्तल पृष्ठ है। और ये जो खींचा गया है ये अभिलंब है। इन दोनों यानी गोलीय उत्तल हो या अवतल पृष्ठ हो, इसमें जो नॉर्मल है, अभिलंब है, हमेशा आप वक्रता केंद्र से लीजिएगा, खींचिएगा। तो हम जानते हैं सबसे पहले गोलीय उत्तल पृष्ठ तो हो गया। अब इसके बाद दूसरी घटना है अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन की घटना क्या होती है? जब कोई किरण, प्रकाश की किरण हो या फिर किसी वस्तु से निकलने वाली किरण हो, जब किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो ऐसी घटना अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश की किरण अगर जाती है तो प्रकाश का अपवर्तन, या फिर कोई वस्तु से जाती है तो ये घटना अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन की जो घटना होती है उसमें किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरणें जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। मार्ग से विचलन का तात्पर्य ये हुआ कि यदि किरण विरल से, ये वायु है, विरल है, विरल से सघन में जाती है तो इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और यदि सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये इसके मार्ग के विचलन की घटना है। अब इसके बाद है अपवर्तन के दो नियम भी हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अर्थात इस वस्तु से निकलने वाली किरण जब इस पे जो निकलकर इस पृष्ठ पर उठे हुए तल पर पड़ती है उसे बोलते हैं आपतित किरण। तथा पड़ने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जो प्रवेश कर जाती है, तो उसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। तथा आपतन बिंदु जिस पर प्रकाश किरण पड़ती है तथा अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। आपतन कोण की ज्या यानी आपतन कोण क्या है? ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तथा अपवर्तित किरण, जो इससे यहाँ से टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, उस किरण को, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे अपवर्तक कोण बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम बातों को, बेसिक चीज़ों की थोड़ी सी डिफिनेशन आपने सुन ली है। इसके बाद अब आइए हम इसमें देखते हैं, इसको, इस फिगर को हम डिराइव करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात,
आपको फिगर एक एक पॉइंट को आपको समझना है, ध्यान से आप समझिए, क्योंकि यदि फिगर आपको समझ में आता है तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है। तो आप फिगर समझिए। सबसे पहली बात है, यहाँ पर एक वस्तु है, ये वस्तु रखी, मान लेते हैं ये कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु से निकलने वाली किरण, ये कोई मान लेते हैं यहाँ से एक किरण निकल रही है, ऐसे इस वस्तु से एक किरण निकल रही है, ऐसे ये किरण, ठीक है। ओ यस, इस वस्तु से एक किरण पड़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ऐसे क्या होगा, ये ऐसे झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ठीक है। इसको मान लेते हैं यन, मान लेते हैं ये यन हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई। ये है आपकी इस किरण को, ये जो किरण है इस किरण को आप क्या कहते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ये है आपतित किरण। और ये जो किरण है इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये जो बिंदु है इसे बोलेंगे आपतन बिंदु। मान लेते हैं ये आपतन बिंदु क्या है, ए है। आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, इसी पर अभिलंब है, तीनों एक तल पे होते हैं, अपवर्तन का पहला नियम फॉलो हो रहा है। अब यहाँ से दूसरा कंडीशन पढ़े हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है, इनके बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये है आपका आपतन कोण। अब यहाँ से जो अपवर्तित किरण है तथा अभिलंब के बीच बना कोण है कितना, इसको आप मान लीजिए स्मॉल आर। एक किरण हमने निकाली, वो कुछ ऐसी हुई। अब दूसरी किरण निकालते हैं। एक किरण यहाँ से ऐसे निकल रही है, ऐसे ऐसे निकल रही है। तो ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण यानी जब कोई किरण ध्रुव से गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। क्योंकि अभी अभी हम सीखे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, लेकिन जब किरण ध्रुव से जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ से ये वाली किरण, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, ये वाली किरण क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये ओ और पी आपतित है। और ये वाली जो किरण है और यहाँ से इधर जो जा रही है, मान लेते हैं ये क्या है, क्यू है। तो ये जो किरण है ये, इसको आप क्या कहेंगे, अपवर्तित, अपवर्तित किरण है, जो आपका है, जिसे आप कह सकते हैं पी क्यू, अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब हम लोग जानते हैं हमें प्रतिबिंब भी चाहिए, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए प्रतिबिंब आवश्यक है। जब दो अथवा दो से अधिक किरणें एक जगह मिलती हैं जहाँ, वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर ये किरण तो इधर भाग रही है और ये सीधे जा रही है, इन दोनों का कहीं मिलना संभव नहीं है। तो इसमें प्रतिबिंब जो होगा आभासी अथवा काल्पनिक होगा। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे लेके आते हैं, निर्गत यानी अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं। ये भी अपवर्तित किरण पी क्यू को हम पीछे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों जहाँ आकर के मिलेंगी वहीं पर हमें क्या प्राप्त होगा, प्रतिबिंब। तो ये वाला, इसको हम बढ़ाते हैं, ये वाली किरण है ऐसे, ये वाली किरण, और इसको यहाँ से ये वाली किरण को हम पीछे लेके आते हैं ऐसे, इसको हम पीछे लेके आएंगे, ये जहाँ काटेंगी ये किरणें, ठीक है, ये किरणें जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर हमें क्या मिलेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे कुछ ऐसा होगा आपका, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा फिगर बनाने में ऐसे, मान लीजिए ये हो गई आपकी
किरण हो गई, तो इसको ऐसे पीछे हमें बढ़ाना था, लेकिन हम ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो गया, तो ये जो होगा वो आपका आई होगा। और ये जो पॉइंट था, ये जो था आपका, वो क्या था, ओ था, वस्तु। यहाँ पर रखी गई है वस्तु, ये वस्तु है, और ये क्या है आपका, प्रतिबिंब है, ये है प्रतिबिंब है, ठीक है। ये है प्रतिबिंब, जिसे आप कहते हैं आई। अब फिर प्रतिबिंब हो गया और आपका वस्तु हो गया, इसको हम आई से डिनोट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से जहाँ वस्तु रखी गई है उस वह ये जो किरण है, ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाली पॉइंट्स, ठीक है। ये ऐसे जो सीधी रेखा जा रही है, यहाँ से इनके बीच का कुछ ना कुछ कोण दिख रहा है आपको, ये कोण दिख रहा है, तो ये जो एंगल है इसे हम मान लेते हैं अल्फा। हमेशा जहाँ वस्तु रखी गई है उस कोण को अल्फा मानिएगा, और जहाँ पर प्रतिबिंब रखा गया है उस कोण को बीटा मानिएगा, और वक्रता केंद्र के स्थान वाले कोण को आप इसको मानिएगा गामा। ये है आपका गामा। अब जो हमारा ध्रुव है और आपतन बिंदु है, उनके मध्य की दूरी कितना है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, h मान लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको, इनकी दूरियों, इनकी चिन्ह परिपाटी को भी ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि गोले की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वह ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या है, इसको r से डिनोट करते हैं। ये जो है आपकी वस्तु, इस वस्तु से ध्रुव तक की दूरी, हमेशा सभी दूरियों को ध्रुव तक ही मापेंगे, -u है। ये है आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब से लेकर के यहाँ तक की ध्रुव तक की दूरी को आप किससे मानेंगे, -v से डिनोट करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी को v से, क्योंकि चिन्ह परिपाटी भी हम आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे आप एक चतुर्थांश बनाइएगा और उसके मध्य वाले भाग को इसको p मान लीजिएगा। इधर का पॉजिटिव होगा और इधर का नेगेटिव होगा, यानी ये LHS है और ये है RHS है। ये साइड नेगेटिव होगा और RHS वाला साइड पॉजिटिव होगा, यानी ध्रुव के राइट में सभी दूरियां पॉजिटिव और ध्रुव के लेफ्ट में सभी दूरियां नेगेटिव। ये देखिए ध्रुव है, ध्रुव के इधर वाली सभी दूरियां u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, और ध्रुव के राइट में सभी दूरियां पॉजिटिव। सिर्फ हमें वक्रता त्रिज्या यहाँ पे दिख रही है और जो होगी पॉजिटिव। अब इसके बाद फिगर तो हमारा बन गया, अब हमें करना है डेरिवेशन। तो जब हमें इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखिए सबसे पहली बात है आपकी, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज को लेते हैं। कुछ चीज़ें छोटे ही अभी। यहाँ से देखिए, अगर ये r है तो ये भी कोण क्या होगा, ये वाला कोण, ये r है तो इस कोण को r मान लीजिए। ये r है, ये पूरा I था यहाँ तक, लेकिन इतना हो रहा है आपका r। यही चीज़ छोटा था, बाकी सब पूरा हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें से हमें I का मान चाहिए, R का मान चाहिए। देखिए I यहाँ है, अगर हम इस चीज़ को ऐसे मिटा दें, इस चीज़ को ऐसे हटा दें, इन चीज़ों को हटा दें, तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये जो कोण है I, ये जो कोण है, इन त्रिभुज के, ये एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, आप मान लीजिए त्रिभुज SO और फिर C में, त्रिभुज SO और C में, ठीक है।
यहाँ से त्रिभुज यस ओ और सी में। इसमें ये कोण है, ये इसका बहिष कोण है, ये कोण अल्फा और गामा, ठीक है, इन दोनों का बहिष कोण है। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज जो है इसको, ये यहाँ से देखिए एक अल्फा है और गामा है, क्योंकि बहिष कोण जो होता है अपने सम्मुख दो कोणों के योग के बराबर होता है, इसलिए आई बराबर होगा अल्फा प्लस गामा के। तो यहाँ से आपका होगा आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा के। अब हम इसको आप ऐसे पूरा कर दीजिए अब, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से हम लोग पाए थे कि ये वाला जो एंगल है वो है आर, ठीक है, आर है। अब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आपका एस आई और फिर सी में, त्रिभुज एस आई सी में। त्रिभुज एस आई सी में क्या होगा, देखिए एस आई और सी। अगर आप इस चीज़ को हटा दीजिए, कुछ पल के लिए मिटा के देखिए, ऐसे मिटा दिए। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, सीधी सी बात दिख रही है। और कुछ समय के लिए इसको भी आप मिटा दीजिए। अब देखिए आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये आपको दिख रहा है त्रिभुज, ऐसे दिख रहा है ना, ये वाला, ये त्रिभुज है एस आई और फिर सी। इसका एंगल कितना है बीटा, यहाँ से एंगल कितना है गामा, और ये जो कोण है वो क्या है, इसका बहिष कोण आर, आपको दिख रहा होगा। ये जो एंगल है वो कितना है, आर है। तो बहिष कोण अपने सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होते हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, बीटा इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा के। तो हमें आई का मान मिला और आर का मान मिल गया। अब इस त्रिभुज को हम पूरा कर लेते हैं ऐसे, जैसे था वैसे हम इसको बना दे रहे हैं। ये कोण आई था और यहाँ से आप माने थे हाइट, ये जो हाइट थी एच थी, ठीक है, ये एंगल जो था अल्फा था, पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना, हम लोग जानते हैं जब अपवर्तन की घटना होती है तो उसमें अपवर्तन के दो नियम हैं। एक तो होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। वह नियतांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कह सकते हैं स्नेल, जिसे आप स्नेल्स का लाभ, स्नेल के, ठीक है, स्नेल्स के नियमानुसार इनका नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू 1n2 बराबर होता है n2 बटे n1। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लेकिन अगर हम मान लें कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, वो अत्यंत छोटा है, अर्थात उसका व्यास बहुत छोटा हो। समझाते हैं इस चीज़ को। जैसे मान लीजिए एक ये गोला है, ये चीज़ है, यहाँ से एंगल मान लेते हैं 30 अंश का कोण बना रहा है। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ऐसा गोला बना लीजिए और यहाँ से देखिए इसका, अब यहाँ से ये ऐसे पड़ता है, इसका एंगल आपको कितना दिख रहा है और इसका एंगल कितना दिख रहा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में पता है आपको 30 अंश का मान मिल जाएगा, 15 का, 18 का, 36 का, 45 का, 60 का, इससे ऊपर के मान मिल जाएंगे, लेकिन नीचे आएंगे तो मान नहीं मिलते हैं। तो यानी हम क्या कर देते हैं, जैसे जैसे जा और कोज्जा, टेंजेंट, इनके मान जब छोटे होते जाते हैं, इनका मान जैसे ही छोटा होता जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस जा, कोज्जा और टेंजेंट को हटा देते हैं और उस एंगल को हम
रेडियन में लिख देते हैं, यानी सिर्फ हम क्या कर देते हैं उसके कोड को ही लिख लेते हैं और यहाँ से साइन और साइन या फिर कॉस या टेन कुछ भी लगाओ उनको हटा देंगे। आप यह कह सकते हैं कि यदि, यहाँ से आप जब एग्जाम में लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, यदि पृष्ठ का व्यास अत्यंत छोटा हो, ठीक है, छोटा हो तो साइन आई बराबर आई हो जाएगा और साइन आर बराबर हो जाएगा आपका आर के। तो इस हिसाब से यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन आई के स्थान पे सिर्फ आई हो जाएगा, आर के स्थान पे सिर्फ आर हो जाएगा और इधर क्या है n2 बटे n1 हो जाएगा। अब इनका हम त्रियक गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जब इनका हम n1 आई यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n1 आई और r का गुणा इधर करेंगे n2 r के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करिए कि समीकरण एक में आई व आर का मान रखने पर रखिए मान, ये है समीकरण एक n1। आई बराबर कितना पाए हम लोग, आई बराबर आपको ये मिला है, ये चीज अल्फा प्लस गामा बराबर n2। आर बराबर ये है आपका, आर बराबर है बीटा प्लस गामा है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n1 अल्फा हो जाएगा प्लस n1 गामा हो जाएगा बराबर n2 बीटा हो जाएगा प्लस n2 गामा हो जाएगा। अब गामा वाले पद को एक साथ कर लीजिए, देखिए यहाँ पर भी गामा है, यहाँ पर भी गामा, इनको एक साथ करते हैं और इस n2 बीटा को हम इधर लेके आते हैं। n1 अल्फा हो गया, n2 बीटा को इस साइड लाएंगे तो माइनस n2 बीटा हो जाएगा और इस n1 गामा को इधर ले जाएंगे, n2 गामा पहले से ही है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस n1 गामा हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए गामा इसमें भी गामा कर लेते हैं तो गामा हो गया, n2 माइनस कितना हो गया, n1 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा हो गया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब देखिए हमें इसको पूरा करने के लिए यह अल्फा बीटा और गामा का मान चाहिए, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ से देखिए ये अल्फा की वैल्यू है, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ऐसे कुछ, ये यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है ऐसे, ये है अल्फा वाला ऐसे, ये अल्फा है, यहाँ से अल्फा वाला त्रिभुज है, ये अल्फा है। तो अल्फा बराबर, अगर हम इसमें देखें, इस चीज को आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है, और इनको देखिए, अगर इसमें देखा जाए ये आपका पॉइंट क्या था, यम था। अगर हम इस चीज को थोड़े पल के लिए मिटा दें, यहाँ से देखिए अल्फा है, अब ये त्रिभुज आपको एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर हम इसमें tan लगाएंगे, हमें इसमें कौन कौन सी दूरी पता है, एक तो लंब वाली इसकी h है, आधार वाली माइनस u है। तो यहाँ से अगर हम इसमें tan लगाएंगे तो लंब और आधार दो चीजें मिल जाएंगी, तो हमें tan ही लगा करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लगाते हैं tan। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें हल करिए आप देखिए त्रिभुज लिख लीजिए आप, त्रिभुज ओ, ये है O,
यस यम में, त्रिभुज ओ यस यम में tan अल्फा बराबर क्या है, यस यम, देखिए यस है और यम है, आधार ओ यम है, यस यम बटे है ओ, ठीक है, ये ओ है और ये यम है, ओ यम के, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हैं, tan अल्फा बराबर यस यम बटे ओ पी के, ओ पी के, क्यों, ओ एम बराबर ओ पी के, ठीक है, क्योंकि ये जो हम हाइट खींचे यहाँ से ये वाली दूरी बनाए हैं, ये ध्रुव के ही पास है, ठीक है, ये ध्रुव के ही, केवल हमें यहाँ से थोड़ा दिख रही है लंबी ज़्यादा है, लेकिन इसको हम बिल्कुल ध्रुव के समीप ही मानते हैं, अर्थात इन दोनों को बराबर ही मान लेते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यस एम, यहाँ से देखिए यस एम कितना है, एच है, और फिर ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी आपको कितना दिख रहा है, ये दिख रही है माइनस यू। तो यहाँ से आपका क्या है, tan अल्फा बराबर एच अपान माइनस यू। लेकिन यदि अगर हम मान लें, यदि दर्पण का द्वारक यानी व्यास अत्यंत छोटा हो तो tan, ठीक है, जा कोज्या टेंजेंट इनको हटा करके सिर्फ एंगल को ही लिख लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पे किए हैं, साइन के स्थान पे साइन आई के स्थान पर आई, साइन आर के स्थान पे आर, उसी प्रकार से tan अल्फा के स्थान पे सिर्फ अल्फा लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा tan अल्फा के स्थान पे अल्फा इक्वल टू एच अपान माइनस यू की, ये मिल गया अल्फा, ठीक है। इसी प्रकार से हम बीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से tan बीटा, क्योंकि बीटा बराबर आपका होगा tan बीटा। अब इस चीज़ को आप समझ के लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये बीटा वाला जो एंगल है, त्रिभुज है, ये होगा ये वाला। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं तो अब देखिए बीटा वाला जो ये हो रहा है, ये वाला त्रिभुज हो रहा है, ठीक है, ये बीटा का है। तो यहाँ से अगर ये कोण है तो लंब बटा आधार tan बीटा लगाएंगे, tan बीटा बराबर ये लंब है और बटे कितना होता है, आधार। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन यहाँ पे बीटा है तो थीटा के जगह पे बीटा लिखेंगे। तो tan बीटा बराबर ये लंब है और ये क्या है, आपका आधार है, और आधार की दूरी कितनी है, यहाँ से देखिए ये है u, ये दूरी कितनी है, सॉरी v है, माइनस v है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, h बटे माइनस v के, अर्थात जो आपका बीटा होगा, बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपान माइनस v हो जाएगा, ठीक है। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब हमें चाहिए गामा। अब गामा के पास चलते हैं। यहाँ से देखिए, अब ये है गामा, इसको हम मिटाए थे, पूरा कर देते हैं। ये है त्रिभुज आपका गामा, ये गामा वाला है, ये, ठीक है, ये गामा है। तो ये यम है और ये सी है और फिर यस है। तो आप कह सकते हैं इस त्रिभुज में देखेंगे तो लंब ये है, आधार ये है, लेकिन हम आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, लेकिन हम किसी भी दूरी को ध्रुव तक ही मापते हैं। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, tan गामा इक्वल टू आपका, हम इसको पूरा हल करके दिखा रहे हैं। ये है आपका लंब क्या है, एस एम, लंब है एस एम हो गया, बटे आधार है आपका ये आधार है, आधार कितना है, एम सी है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
ये जो आपका है एम सी इक्वल टू सी पी के बराबर सी पी के, क्योंकि हम किसी भी दूरी को ध्रुव तक मापते हैं, चाहे वस्तु, चाहे प्रतिबिंब, चाहे वक्रता, त्रिज्या, कोई भी दूरी हो उसको ध्रुव तक ही मापते हैं। यम और पी लगभग बराबर ही हैं, इसलिए हम इन दोनों को बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो गया, टेन गामा इक्वल टू यहाँ पर आपका हो गया यस यम बटे यम सी के स्थान पे सी पी हो गया, तो ये सी पी हो गया। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं, टेन गामा इक्वल टू यस यम बराबर, यहाँ से देखिए यस यम हाई एच है तो इसकी वैल्यू एच हो जाएगी। सी पी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली दूरी कितना है, आर है, ये आर है, तो यहाँ पर हमें क्या रख देना है, प्लस आर रख देंगे। या फिर क्योंकि हम जानते हैं यदि हमें मानना है यदि दर्पण का व्यास अत्यंत छोटा हो अर्थात द्वारक अत्यंत छोटा हो तो टेन अल्फा के स्थान पे सिर्फ अल्फा लिखते हैं, तो अल्फा यानी गामा, टेन हटा देंगे सिर्फ गामा हो जाएगा, एच बटे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिला गामा की वैल्यू, गामा भी मिल गई, और यहाँ पे मिला था हमें क्या, बीटा। फिर अब हमें आगे चलना है। अब हम इस समीकरण में यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये जो समीकरण नंबर 2 है इसमें अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 2 में अल्फा बीटा व गामा का मान रखने पर, रखते हैं मान। समीकरण ये है आपका n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर गामा n2 माइनस n1, ये वाला समीकरण, इसको लिख दिए। अब यहाँ से n1 अल्फा की वैल्यू कितना है, h अपान माइनस यू, बीटा की वैल्यू ये है माइनस n2 इंटू एच अपान माइनस वी, गामा की वैल्यू इक्वल टू एच अपान प्लस आर है, यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, और n2 माइनस कितना है, n1 है। अब इसको हम हल करते हैं। जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ एच है, इधर भी एच है, तो ये एच कट जाएगा, ठीक है। या तो कामा करके काटिए या तो ऐसे ही काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये छट गया, तो अब यहाँ पर बचा कितना, n1 बटे यू, माइनस इस माइनस को सामने लगा देते हैं, ये माइनस से माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे n2 बटे कितना हो जाएगा, v हो जाएगा इक्वल टू n2 माइनस n1 और फिर बटे r हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे यदि बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अब यहाँ से देखिए इस चीज़ को n2 को आगे और n1 को पीछे कर लेते हैं, तो यहाँ पे n2 बटे v माइनस n1 बाई यू, ये देखिए ये n1 बटे n1 माइनस n1 बटे यू, इसको यहाँ पे लिख दिए और इसको इधर कर दिए, और बचा क्या, बराबर n2 माइनस n1 बटे कितना, r के, ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप क्या करिए, दोनों पक्षों में n2 से भाग दे दीजिए। जब हम भाग दे देंगे तो जैसे ये चीज़ हमारी हो गई, अब हमें भाग देना है तो इधर भी 1/n2 से n1 से गुणा कर दीजिए और इधर भी 1/n1 से गुणा कर दीजिए, तो ऐसा कुछ होगा 1/n1 से गुणा, इधर ये चीज़ जो है इसको ऐसे लिख लीजिए, n1 है, v है, n2 है और फिर n1 है बटे u है, ठीक है। और इधर भी क्या है, 1/n1 है
ये कितना है n2 माइनस n1 बाई कितना है r है। हम दोनों साइड में जब भी हम कोई काम अपनी मर्जी से करते हैं तो दोनों साइड में करना है, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ से 1/n1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है आपका अब इस n1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। जब करवाएंगे आप तो क्या हो जाएगा n2/v इंटू 1/n1 के, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा n2/n1, इसका आप भाग दे दिए हैं तो कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को माइनस n1 और फिर बटा n1 v के, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, बराबर इसमें कर लीजिए। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका हम इस तरह भी कर सकते हैं 1/n1, या फिर आप इसको पार्ट वाइज अगर डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं n1 को n2/r और माइनस n1/r के, ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि हर समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं या फिर चिन्ह के हिसाब से घट जाता है। तो r हो गया। अब इसका हम इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n2/r और इसका इसके साथ गुणा होगा 1/n1 हो जाएगा, और फिर इसका इसके साथ गुणा होगा 1/n1 और इंटू n1 बाई कितना r के, ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ जो हमें प्राप्त हो रही है, और इस चीज़ को ऐसे ही लिख लीजिए n1 हो गया इंटू n2/v के माइनस n1/n1, और फिर आपका क्या है, ये u है ये, और यहाँ पे क्या आ गया, u हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी आपका n1 है, तो यहाँ से देखिए ये n1 इस n1 से कटेगा, ये n1 इस n1 से कटेगा, और फिर हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचा है वो है आपका, यहाँ से आपका क्या बच रहा है, यहाँ से आपका इसको आप ऐसे लिख सकते हैं n2/n1 और फिर इंटू 1 कितना हो रहा है, v हो रहा है। इस चीज़ को इसको इसके साथ और अलग कर दीजिए v को, और यहाँ पर 1 क्या बच गया, क्योंकि n1 से कट गया, बच गया आपका u बच गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, n2/n1 ये हो गया इंटू 1/r, इस r को इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा 1/r। अब हमें पता है, अभी अभी हम स्नेल्स लॉ पढ़े हैं n2/n1 बराबर 1n2 के, या इसी चीज़ को n मान लेते हैं y के पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यदि पहला माध्यम y हो, दूसरा माध्यम कांच हो, तो उसको हम n सिर्फ n लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1n2 के स्थान पे सिर्फ n लिखेंगे, और फिर इंटू 1 कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, फिर माइनस 1/u हो जाएगा, इक्वल टू इसके स्थान पे सिर्फ n लिख देंगे, 1/r हो जाएगा, माइनस 1/r हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, या फिर इस चीज़ को n/v कर देंगे, माइनस 1/u कर देंगे, इक्वल टू n/r और फिर माइनस 1/r के, या फिर हम क्या कर सकते हैं n/v माइनस 1/u इक्वल टू आधार हर अंश और हर समान हो तो अंश को क्या कर देते हैं, इन दोनों को हम ऊपर वाली संख्या जैसे है चिन्ह के साथ उसी तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया n-1 बाई आपका हो गया r, और यही है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग इस पे आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं,
उनको हम लोग पढ़ते हैं।